एपिसोड 2। गाइस, अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो आपको 50 कमेंट्स एंड 150 लाइक करवा दीजिएगा, तभी आप सभी को अगला एपिसोड मिलेगा। अब आगे ड्यूक और देविका घूमते घूमते बाहर के रेस्ट रूम में आके बैठे जाते हैं। फिर ड्यूक उसकी वाइफ के उस लेटर को पढ़ने लगता है। तभी देविका अपने मन में सोचती है, पता नहीं क्यों मैं एक लेटर मैन के जैसे फील कर रही हूँ, जो कि दो लवर्स कई बीच में लेटर्स पहुँचाता रहता है। और जरा फादर को तो देखो, वो तो अपनी वाइफ के ख्यालों में इतने गुम हो चुके हैं कि वो तो मुझे देख भी नहीं रहे। फिर वो मन में बोलती है, इस हफ्ते ड्यूक को मैंने ऑलरेडी 2 लेटर दे दिए हैं, तो क्या अब यहाँ पर थोड़ी प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए थी। तभी ड्यूक बोलता है, देविका क्या तुम मुझे ये लेटर तभी दोगी जब जब मैं थका रहूंगा। देविका बोलती है, यस फादर। फिर ड्यूक पूछता है, लेकिन क्यों, क्योंकि तुम्हें वो डायमंड चाहिए। फिर देविका मन में कहती है, मुझे बहुत केयरफुल होकर जवाब देना होगा। फिर वो बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपकी और मदर की बेटी हूँ। मैंने सोचा कि मुझे एक लिंक चाहिए जिसके थ्रू मैं आप दोनों से कनेक्ट हो सकूँ। फिर ड्यूक बोलता है, देविका क्या तुम इस हफ्ते फ्री हो। देविका बोलती है, हाँ फादर। फिर ड्यूक बोलता है, तब इस वीकेंड में हम कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। फिर देविका फादर से पूछती है, लेकिन फादर मैं तो प्रोविजन में हूँ ना। मैं फिर से बता देती हूँ कि प्रोविजन का मतलब एक तरह का जेल होता है। अब आगे फिर यूक बोलता है, वैसे देखा जाए तो तुमने अभी तक कोई लेसन तो सीख ही लिया होगा और तुमने अभी तक कोई कांड भी नहीं किया, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें प्रोबेशन से हटा देना चाहिए। फिर वो बोलती है, थैंक यू फादर। फिर ड्यूक दोबारा से उससे पूछता है, क्या बात हो गई, तुम इतनी खुश नहीं लग रही जितना तुम्हें होना चाहिए था। फिर देविका अपने मन में बोलती है, वेल फादर कितने तेज हैं, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि मुझे पूरा टाइम एक रूम के अंदर बिताना था और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी। बट मुझे लगता है अगर मैं अपने रूम को छोड़ के जाऊंगी तो पक्का कुछ ना कुछ ट्रबल खड़ा कर दूंगी। फिर वो ड्यूक से बोलती है, अरे नहीं फादर, मुझे तो बस आपके साथ टी टाइम बिताने में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, बजाय घर से बाहर जाने में। फिर वो बोलता है, फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी है, तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। देविका मन में कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ करने की मेरी इंटेंशंस थी, नहीं लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। वो पर्सन बोलता है, सर ड्यूक, बाकी के जितने भी जूनियर्स हैं वो आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही हैं। फिर वो बोलते हैं, क्या क्या ऑलरेडी टाइम हो चुका है। फिर देविका बोलती है कि फादर, जब आपको काम है तो मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। फिर मैं आपको वीकेंड पे मिलती हूँ। फिर वो बाहर आके सोचती है, अरे यार, यह तो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम था। फादर का दिल जीतना इतना भी आसान नहीं है। जब फादर और मैं अकेले बैठे होते हैं तब मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होता है खुद पर। और वैसे भी आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज मैं कुछ भी ना करूं। तभी सामने से एंट्री होती है बेलेग द सेकंड सन की। वो बोलता है, इवन ये जो तुम्हारा चलने का तरीका है बहुत ही ज्यादा बचकाना है और तुम बहुत ही ज्यादा घटिया और गिरी हुई हो। तभी देविका बोलती है, अब तुम कहाँ से आ गए वापस। यह बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी बेलेग देविका को रोकता है। फिर कहता है, वहीं रुको, क्या तुम इसको प्रोबेशन कहती हो। फिर देविका अपने मन में कहती है, अब इसको मुझसे क्या परेशानी है। अब सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद वीकेंड पर। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर ड्यूक और देविका दोनों खाना खा रहे थे। तभी देविका अपने मन में सोचती है, आखिर यहाँ पे कोई और कस्टमर क्यों नहीं है, वैसे इनका खाना तो बहुत ही अच्छा है। फिर ड्यूक कहता है, शायद हो सकता है इनका बिजनेस कुछ खास अच्छा चल ना रहा हो। फिर देविका अपने मन में कहती है, यह बहुत ही बेकार मजाक था, इन्होंने ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही रिजर्व कर लिया, जैसा कि मेरे फादर जॉर्जियस ड्यूक से एक सपेक्ट किया जा सकता था। तभी ड्यूक पूछता है, देविका क्या तुम आज भी एक लेटर लाई हो। देविका बोलती है, यस फादर। ड्यूक कहता है, अब जब तुम ये लेटर मुझे एक बार में एक ही देती हो तो मैं अब बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा इसके पीछे भी कोई पर्पस है। फिर देविका अपने माइंड में कहती है, बिल्कुल पिताश्री, आपका माइंड तो बहुत ही ज्यादा शार्प है। फिर देविका बोलती है, फादर आज का लेटर मैं आपको एक अलग तरीके से देने वाली हूँ। वो बोलता है, क्या अलग तरीके से। फिर वो कहती है, फादर क्या आपके पास फ्री टाइम है। फिर ड्यूक अपने मन में कहता
है। इन दिनों मैं अपनी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। हर दिन मेरे पास बस बहुत सारा काम रहता है और जो मेरे दोनों बेटे हैं वो आपस में ही झगड़ते रहते हैं। अब मैं इन सबसे थक चुका हूँ। फिर ड्यूक कहता है हाँ बिल्कुल, इसके बाद मैं थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकता हूँ। फिर देविका बोलती है फादर क्या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। वो बोलता है क्या आंखें आंखें क्यों बंद करनी है, अरे मैंने आपको बताया था ना कि आज मैं आपको एक अलग तरीके से लेटर दूंगी। ड्यूक कहता है क्या तुम अब इस तरह खेलोगी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी की ये साइड भी है। वो कहती है अरे मेरे फादर को स्माइल करना भी आती है। वो कहती है आप पहले अपनी आंखें बंद करिए। तभी देविका एक पोयम गाने लगती है। जब मेरे दिल को सर्दी लगती है और जब आप मेरे पास नहीं होते तब मैं वाइट ब्रूसेस की खुशबू को लेकर गाना गाया करती थी। और ऐसी पोयम आगे तक कंटिन्यू होती है। फिर थोड़ी देर में देविका पूछती है बताइए फादर आपको ये कैसी लगी। ड्यूक कहता है हाँ यह पोयम मरियम को बहुत ही ज्यादा पसंद थी और इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। बट जिस तरह तुमने यह पोयम गाई तुमने आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया। तभी ड्यूक एक पास्ट के सीन को याद करता है जिसमें मरियम बोलती है डार्लिंग क्या आपको पता है जब जब मैं इस पोयम को पढ़ती हूँ और अपनी आंखों को बंद करती हूँ मुझे बहुत सारे वाइट फ्लावर्स की खुशबू आने लगती है और जब जब मेरे साथ ऐसा होता है मुझे आपकी याद आती है। फिर जब ड्यूक उस लेटर को लेता है वो कहता है यह पोयम तो इसमें लिखी नहीं है, क्या देविका ने इस पोयम को याद किया है। तभी देविका बोलती है तो फादर बताइए कि आज का लेटर आपको पसंद आया क्या, उसमें कुछ अच्छा था। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ आज का ये लेटर बहुत ही अच्छा था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रोजार्ड और बेलेक को दिखाया जाता है। रोजार्ड बोलता है आखिर इन दिनों देविका बार बार फादर के ऑफिस के अंदर बाहर क्यों जाती आ रही है। मैंने सुना कि उसे प्रोबेशन से भी निकाल दिया गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा और जो सर्वेंट्स है वो कुछ ज्यादा बताते भी नहीं। फिर बेलेक बोलता है अब ये सब बहुत ही मुश्किल हो रहा है और अब वो लड़की हमारे सर पे चढ़ रही है। बेलेक बोलता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगा था कि फादर उसको निकाल देंगे घर से जब वो मदर के रोज गार्डन में खुदाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सजा तो दूर यह तो फादर के साथ टी टाइम स्पेंड कर रही है हर दिन। वो कहता है मुझे फादर का समझ में ही नहीं आता, अगर मैं उनकी जगह होता मैं इसको धक्के मार के घर से निकालता क्योंकि इसकी वजह से हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन खराब हो रही है। वैसे हम जल्दी उसकी शादी करा देंगे और जितना हो सके उतना जल्दी हम इसे अपने घर से निकाल देंगे। फिर वो कहता है रोजार्ड ने जो देविका के फ्यूचर हस्बैंड का नाम बताया था वो क्या था, सात्विक। उसके साथ इसका परफेक्ट मैच होगा। मुझे लगता है इस बार मुझे रोजार्ड के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। देविका तुम ज्यादा समय तक यहाँ पे रह नहीं पाओगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का बेलेक और देविका दोबारा आमने सामने मिल जाते हैं। वो कहते अब तुम्हें मुझसे क्या काम है, अगर ब्रदर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फिर बेलेक कहता है मैं बस अपनी छोटी बहन को कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। फिर वो कहती है नो थैंक्स, मुझे आपसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए। फिर बेलेक कहता है मैंने सुना कि तुमने एक ज्वेल के चक्कर में थोड़ा बखेर खड़ा कर दिया था। अरे देविका मुझे बस तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो रही थी और तुम्हारा ये जो नॉनसेंस बिहेवियर है तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि भले ही तुम्हारे पास कोई मैजिक का टैलेंट नहीं है और तुम थोड़ी स्टूपिड हो बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढूंगा जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके पास तुम्हारी जवानी और तुम्हारा प्रेटी फेस ही होगा। फिर देविका गुस्से में सोचती है आखिर यह हरामजादा करना क्या चाहता है। देविका कहती है आखिर अचानक से यह आप क्या बोल रहे हो। तभी बेलेक बोलता है तुम्हें थोड़ी एटीट्यूड लेसन्स लेने की जरूरत है। यहाँ पर एटीट्यूड से मतलब रिस्पेक्ट और मैनर्स को सीखना है। अगर तुम हमारी फैमिली को शर्मिंदा नहीं करानी चाहती तो फिर देविका दोबारा कहती है मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर वो बताता है सात्विक तुम उससे जल्दी मिलोगी तो ये नाम याद रखना। फिर देविका मन में सोचती है क्या वो कमीना सात्विक जो कि पूरी नोवेल में अलग अलग लड़कियों को छेड़ता रहता है। तभी देविका बोलती है आखिर तुम्हें परमिशन किसने दी ये करने की। फिर वह कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा हरकत ना करूं, बट आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करेंगे। अगर आप मेरी लाइफ के बारे में इतना ही परेशान है तो आप मुझे थोड़े पैसे क्यों
नहीं दे देते। फिर वो कहती है ये चीज तो आपने पहले कभी करी नहीं, तो आप ये कैसे कर सकते हो। फिर बेलेक बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये जो पीलफ है वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। फिर बेलेक कहता है मैंने सुना ही कि उसका हाल फिलहाल में किसी लड़की पर दिल आ गया, क्या तुमने नहीं सुना इस बारे में। फिर देविका बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देविका अपने मन में सोचती है कि ये हरामी अपनी छोटी बहन के क्रश को भी नहीं छोड़ रहा है। फिर बेलेक बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पिलफ तुम जैसी लड़की को अपनी ब्राइड के तौर पर चुनेगा। तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर की वजह से तुम किसी प्रेस्टीज फैमिली में शादी तो नहीं कर सकती जिसका ओहदा हमारी सिमर फैमिली के बराबर हो। बेलेक एक और पर्सन का नाम बताता है। देविका उसे बीच में ही रोक देती है और वो बोलती है कि मैं शादी वादी कुछ नहीं करने वाली। ये सुन के बेलेक एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। देविका बोलती है हाँ सही सुना आपने, मैं सिंगल ही रहूंगी। वो कहता है सिंगल। देविका मन में कहती है अब इसको क्या हुआ, क्या ये बहरा हो गया। फिर बेलेक बोलता है अगर यह एक मजाक है तो यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। फिर देविका कहती है नहीं ब्रदर ये कोई मजाक नहीं है। फिर बेलेक दोबारा बोलता है कि देविका तुम्हें इस तरह की मजाक नहीं करनी चाहिए, ये तो मानो इस तरह हो गया कि एक नोबेल लेडी की जो ड्यूटीज होती हैं उनको करने से मना कर रही हो। क्या तुम कोई नन वगैरह बनना चाह रही हो। यह सब मुझे तो तुमने बता दिया, लेकिन बाहर किसी से भी ऐसे बोलना मत, इधर एक लिमिट भी होती है। आखिर तुम कितना अपनी फैमिली को बेइज्जती कराओगी। तुम बस सात्विक के जैसा पर्सन ही डिजर्व करती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि फ्यूचर में मुझे इसके लिए तुम थैंक्स कहोगी। देविका कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो मान कहती ये हरामी क्या खिचड़ी पका रहा है मुझे लेकर, आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और जहाँ तक मुझे पता है इस एसटी एम्पायर के लॉ के अकॉर्डिंग हर वुमन जब वो एडल्ट हो जाती है तो उसको शादी करनी ही पड़ती है। और अब जब देविका 19 ईयर्स की हो चुकी है तो इसका मतलब देविका को यानी कि मुझे जल्दी से शादी करनी पड़ेगी। ये तो मैं बुरा फंस गई। आखिर इस नोवेल में ऐसे टेरिबल रेगुलेशंस क्यों है। फिर देविका अपने मन में कहती है मेरा जो भी रोमांटिक माइंडसेट था और डेटिंग का एक्सपीरियंस था वो सब तो तभी चला गया था जब उस हांजन हरामी ने मुझे धोखा दिया था। और इस बार इस दुनिया में सात्विक के जैसा पर्सन होनो मैं तो बुरा फंस गई। वो कहती है इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं ये करूंगी। वैसे अगर देखा जाए तो फैमिली के उत्तराधिकारी होने की वजह से बेलेक जो भी बोलेगा उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। अगर मेरी जैसी लेडी से उसको कंपेयर किया जाए तो, और अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा तो सच में कट जाएगा। तभी देविका एक सर्वेंट को बुलाती है। फिर वो सर्वेंट कहती है यस माय लेडी। देविका पूछती है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। आखिर क्या होता है जब एक नोवेल लेडी रिजेक्ट कर देती है एक मैरिज प्रपोजल को जो कि उसकी फैमिली ने उसे दिया है। बताओ ना, मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ उसका जवाब जानने के लिए। फिर वो सर्वेंट घबराते हुए बोलती है माय लेडी अभी तक ऐसा कोई केस आया ही नहीं है। फिर देविका कहती है अरे तुम अपनी इमेजिनेशन का यूज करो और एक बार सोच के देखो। फिर वो सर्वेंट घबराते हुए बोलती है अगर ऐसा हुआ तो आप अपनी फैमिली के नाम को यूज नहीं कर सकती और फैमिली के अंदर जो भी आपको टाइटल मिला था वो आपसे छीन लिया जाएगा और आपको नोबल सोसाइटी से भी निकाल दिया जाएगा। एंड बुरी से बुरी सिचुएशन में यह हो सकता है कि आपको मॉनेस्ट्री के अंदर एंटर करना पड़े। ये सुन के देविका एकदम शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या। वो सर्वेंट बहुत ही डर जाती है और वो कहती है माय लेडी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर देविका मन में कहती है ये तो मैं बुरा फंस गई। अगर ऐसा हुआ तो जैसा कि ओरिजिनल एंडिंग में हुआ था वही दोबारा हो जाएगा। फिर वो कहती है तो इसी वजह से बेलेक इतना बोल रहा था। तभी देविका उस सर्वेंट से कहती है ये थोड़ा स्ट्रेंज है, तुमने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने शादी करने से मना कर दिया हो, तो तुम मुझे ये बताओ क्या होगा अगर तुम्हारी फैमिली किसी पर्सन से जबरदस्ती तुम्हारी शादी करानी चाहे तो। वो सर्वेंट बोलती अगर सिचुएशन ऐसी हो तो हाँ, मेरे दिमाग में एक नोबल लेडी का नाम आ रहा है जिसने कॉमनर मर्सेनरी के साथ शादी कर ली थी। जिनको कॉमनर मर्सेनरी का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इसका मतलब भाड़े का सैनिक होता है। वैसे सैनिक जिसे हम बाहर से पैसे पे करके बुलाते हैं जंग लड़ने के लिए। अब आगे इसको सुनकर देविका एकदम खुश हो जाती है और बोलती है तो आखिरकार यहाँ पर भी ह्यूमंस हैं, मुझे पता था कोई ना कोई तो एक्सेप्शन होगा। अच्छा फिर ये बताओ उसके साथ आगे क्या हुआ। मैंने सुना था उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि उस यंग लेडी के पास एक टाइटल था।
वो एक सैनिक थी और उसने एम्पायर में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था उसके उस मर्सेनरी हस्बैंड के साथ। फिर देविका कहती है सो उसको एक टाइटल मिला था क्योंकि उसने एक वॉर के अंदर कंट्रीब्यूशन किया था। तो इन सब इन्फॉर्मेशन को अगर सराइज किया जाए, अगर मुझे शांति से एक डिसेंट लाइफ जीनी है तो मुझे एक वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा ताकि मुझे फ्रीडम मिल सके। फिर वो सोचने लगती है माना तलवार, अरे नहीं मैं तो यूज ही नहीं कर सकती। स्वर्डमैनशिप गाइस, स्वर्डमैनशिप का मतलब तलवारबाजी में कुशलता प्राप्त करना। अब आगे मैं तो बहुत ही बुरी हूँ इस चीज में, और तो और किसी तरह का जादुई शक्ति अभी नहीं है मेरे पास। और अब जब ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं यह सब कुछ कर सकूं तो फिर मुझे एक टाइटल बाय करना पड़ेगा, वो भी मनी से। फिर वो सर्वेंट बोलती है लेडी देविका आप कहाँ जा रही हैं? फिर देविका उससे नजरअंदाज करके चली जाती है। अब तक सब ठीक चल रहा होता है, फिर मुझे रियलाइज होता है मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है जो कि एक टाइटल के लिए काफी रहेगा। इन पैसों से तो मैं एक बैरन का टाइटल भी नहीं ले सकती जो कि सबसे सस्ता होता है। काश मेरे पास और थोड़ा टाइम होता। तो अब जब मैं इसके बारे में सोचूं कि लोग 19 से 22 की एज में ही शादी करते हैं, तो अगर थ्योरेटिकली सोचा जाए तो अगर मैं अपनी शादी को 2 या 3 साल पोस्टपोन कर दूं तो इतने वक्त में थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपने लिए एक अच्छा सा टाइटल खरीद सकती हूँ। एंड मुझे लगता है कि अब जब मैं अकेडमी में हूँ तो यह मेरे लिए बहुत ही आसान रहेगा अपनी शादी को पोस्टपोन करना। सो अब बात आती है कि इस बचे हुए वक्त में मैं पैसा कैसे कमाऊं। तभी उसके डोर पर नॉक नॉक होती है। वो कहती है यह कि आ जाओ अंदर। फिर हमें बताया जाता है यह ड्यूक जॉर्जियस है। वो कहता है देविका मुझे तुमसे बात करनी है। फिर देविका अपने माइंड में सोचती है आखिर क्या बात हो गई, कहीं फादर भी तो कोई मैरिज के बारे में बात नहीं करने वाले। फिर देविका बोलती है फादर अगर आप लेटर के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो अभी आपको नहीं मिल सकता। ड्यूक कहता है मैं यहाँ पे लेटर के लिए नहीं आया, तुम मुझे बताओ क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें दूंगा। देविका अपने मन में सोचते आखिर ये कैसी सिचुएशन में आ गई मैं। फिर देविका एक पोयम गाती है फादर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपके लिए वो लेटर्स को पढ़ सकती हूँ, भले ही वो व्हाइट फ्लावर्स के बारे में हो या फिर स्नोफॉल के बारे में हो। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ प्लीज फादर मुझे अपने घर से मत निकालना, मुझे आपके पास रहना है। फिर ड्यूक बोलता है मैं जानता हूँ कि जब तुमने कहा था कि तुमको एक लिंक चाहिए जिसके थ्रू तुम मुझसे और मरियम तुम्हारी मदर से कनेक्ट हो सकती हो, मैं तुम्हारा किसी तरह का टेस्ट नहीं ले रहा तो तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। देविका दोबारा अपने मन में बोलती है मैं बिल्कुल पागल हूँगी जो इसका बार बार ऑफर रिजेक्ट करती रहूंगी। फिर देविका बोलती है वेल फादर मुझे आपसे कुछ कहना है कि क्या आप मेरे नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? ड्यूक बोलता है क्या तुम एक बिजनेस स्टार्ट करने वाली हो? फिर देविका कहती है मेरे पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। फिर ड्यूक कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे लगा था कि यह पक्का से उस पिंक डायमंड को पूछेगी, आखिर वो ऐसा कुछ लेके कैसे आ सकती है। फिर ड्यूक देविका से बोलता है तो फिर तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हें कितना चाहिए। फिर वो ड्यूक की तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है, फिर बोलती है फादर इतना कॉफी होगा। ड्यूक अपने मन में सोचता है एक बिजनेस जो कि बस इतने से पैसों में हो जाएगा, क्या इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे? ठीक है फिर जितना तुमने गोल्ड मांगा है मैं उतना गोल्ड तुम्हें दे दूंगा। फिर देविका बोलती है थैंक यू सो मच फादर। तभी सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद पे ड्यूक चलते हुए अपने मन में सोचता है क्या एक बिजनेस आखिर अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है अब जब मैंने उसको यह बोला था कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में वो पिंक डायमंड लाके नहीं दूंगा तो कहीं उसने ये तो नहीं सोच लिया कि जो मेरी अथॉरिटी है वो कॉफी नहीं है और मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं उस पिंक डायमंड को खरीद सकूं। तो इसी वजह से वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके। वो तो अब ये सब कुछ सेंस बना रहा है। फिर वो बोलता है लगता है मेरी बेटी को किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब इस पर इतना हैरान होने की बात भी नहीं
है मेरी बेटी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। इसी के साथ ड्यूक को एक दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि एक फादर होने के नाते मुझे लगता है कि मैंने अब तक उसके साथ सही नहीं किया, मेरी बेटी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। तभी ड्यूक अपने पर्सनल सर्वेंट को बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा लगता है, उस पिंक डायमंड को जल्दी से ऑक्शन से लेकर आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिनों बाद का हमें वही पिंक डायमंड दिखाया जाता है जिसको ड्यूक ने खरीद लिया था और देविका को गिफ्ट कर दिया। फिर देविका कहती है, ये तो वही पिंक डायमंड है ना जो पिलफ को मिलना चाहिए था, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी साइड में उसके साथ एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है, देविका मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारा जितना भी हार्ड वर्क है उसको लेकर, और मुझे ऐसा लगने लगा कि थोड़ी बहुत पॉकेट मनी तुम्हारे लिए कॉफी नहीं होगी तुम्हारे उन वैल्यूएबल लेटर्स के लिए। तो फिर मैंने सोचा तुम्हारा फादर होने के नाते यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि ये जानते हुए भी कि तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें वो नहीं दे रहा। फिर वो उस पॉकेट मनी को देखती है, वो पूरे $40,000 थे। फिर देविका बोलती है, वेल अगर देखा जाए तो आखिर कोई तो ऐसी अच्छी चीज हुई कि फादर मुझसे खुश है और मेरी रिस्पेक्ट कर रही हैं। अगर कंपेयर किया जाए पहले की देविका से, हाँ एक विलेनेस होना भी बहुत अच्छा है। फिर वो बोलती है, जब मैं यून दो ही थी मैं सबके साथ नाइस बिहेव करती थी, और अगर मैं किसी चीज को लेकर मना कर दिया करती थी तो फिर वो मेरे बारे में बहुत बुरा बातें किया करते थे, क्योंकि उनका टेम्पर ही बहुत गंदा था। मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही बेकार जी है। फिर वो बोलती है उस पिंक डायमंड को देखते हुए कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं कि दिखने में ये कुछ ज्यादा ही रेटी है, और यह भी हो सकता है कि अगर पिलफ ने मुझे इसे पहने हुए देख लिया तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। फिर वो सोचती है यही अच्छा रहेगा कि मैं इसको बेच दूं और इसको मेरी सेविंग्स के अंदर ऐड कर लूं, बट अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा कोई रास्ता यानी कि फादर को पता नहीं चलेगा कि ये पिंक डायमंड वापस से मार्केट में चला गया। फिर वो थोड़ा फ्यूचर का सोचने लगती है, अगर ऐसा हुआ तो फादर का कैसा रिएक्शन होगा। वो सोचती है फादर कहेंगे कि अगली बार तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट मैं पूरी नहीं करूंगा, और फिर से सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। तो अच्छा यही रहेगा कि मैं इसको अपने पास रख लूं, बाद में इसका कोई अच्छा यूज ढूंढ लूंगी। फिर वो मन ही मन बहुत ही खुश हो जाती है कि अब उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा आ चुका है। वो मन में कहती है, अगर मैं यह सारा पैसा अपना बिजनेस में लगा देती हूँ तो मेरे को एक अच्छा बहाना मिल जाएगा अपनी मैरिज को पोस्टपोन करने का, एटलीस्ट जब तक मेरे पास अच्छे प्रोडक्ट आइडियाज है। आई एम श्योर मैं कुछ तो पैसा बना ही लूंगी इनसे, मुझे बस एक अच्छा आइटम चाहिए पर किसी पर्सन का सपोर्ट चाहिए। तभी उसकी नज़र एक कॉन्टेक्ट पर पड़ती है। वो कहती है यह तो तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है, हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है। उसको वाइस मास्टर बोलता है, कांग्रेचुलेशन कि जो पिंक डायमंड था उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी बिट लगी थी। फिर मास्टर पूछता है कि वो कितनी बड़ी बिट थी। वो वाइस मास्टर कहता है, मैंने जितना भी डाटा था वो इस डॉक्यूमेंट में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। फिर मास्टर बोलता है, सो ड्यूक सेमर ने वो खरीदा। एट द एंड मुझे लगा था कि ये पिलफ को मिलेगा, और इन सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जो विनिंग बिट थे वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़ गई। मेरी जितनी भी प्रेडिक्शन थी वो सब गलत निकली। क्या मैंने देविका सेमर को अंडर एस्टीमेट कर दिया? फिर वो मास्टर बोलता है, सर जेराल्ड, जो कि उस वाइस मास्टर का नाम है, क्या मैंने आपको वार्न नहीं किया था कि जितने भी हाई रैंक के नोबल्स हैं उन पर क्लोथ अटेंशन रखना। फिर जेराल्ड माफी मांगता है, और जो भी पर्सन को आपने समय और फैमिली के पीछे लगा रखा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उससे कहो कि देविका सिमर को इन्वेस्टिगेट करें। जेराल्ड बोलता है, यस मास्टर। फिर मास्टर सोचता है, आखिर मैंने क्या मिस कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो स्ट्रेंज हो रहा है आसपास। तभी जेराल्ड बोलता है, मास्टर एक क्लाइंट यहाँ पे आया है। वो कहता है, या एक क्लाइंट। फिर मास्टर बोलता है, उनको अंदर आने को बोलो। तभी वो अपने आप पे कुछ मैजिक कास्ट करने लगता है जिसमें उसकी अपीयरेंस थोड़ी बदल जाती है। तभी एंट्री होती है, उसे वहाँ पर देख के मास्टर एकदम चौंक जाता है, आखिर देविका सिमर यहाँ पे क्या कर रही है। फिर देविका अपने मन में कहती है, सो एट द एंड इस जगह पर मैं आई गई। द गोल्डन ड्रैगन सेवंथ फैंग द हेड क्वार्टर्स ऑफ ब्लांके, जो कि स्पेशली क्राउन प्रिंस के लिए काम करते हैं। और यह जो पर्सन मेरे सामने
खड़ा है। ये पूरी नोबल में सबसे ज्यादा काबिल और सीक्रेट पर्सन है जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करी ऑथर ने। फिर वो कहती है आखिर मेरी जैसी साइड कैरेक्टर इस जैसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर के साथ मिल सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते पहले का, जब देविका को वो पिंक डायमंड मिला था। वहाँ पे उसे कार्ड दिखा था। फिर देविका कहती है इस स्टैम्प पर एक बिल्ली का लोगो है जिसकी पूंछ एकदम लंबी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये स्टैम्प पक्का से मास्टर ऑफ ब्लैंक के गिल्ड का है। इस नोवेल के हिसाब से फिर हमें मास्टर ऑफ ब्लैंक के बारे में कुछ स्पेशल बताया जाता है। वो अपने लेटर्स में अलग अलग स्टम्प्स लगाता है उसके मूड के हिसाब से। सो ये जो कैट का स्टैम्प है ये वो तभी यूज करता है जब वो बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइड होता है। और जहाँ तक मुझे याद है ये स्टैम्प उसने तब यूज किया था जिस चैप्टर के अंदर क्राउन प्रिंस ने एक्शन लिया था। फिर हमें नोवेल का वो सीन दिखाया जाता है जिसमें एक पर्सन एक रूम में एंट्री करता है, उसके सामने मास्टर ऑफ ब्लैंक के बैठा होता है। वो पर्सन कहता है अब देविका सिम्योर मिया को कुछ ज्यादा ही हरेश कर रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को रास्ते से हटा दो। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि ये आसान तो नहीं होगा क्योंकि वो सेमर फैमिली की एक संतान है। तभी हमें बताया जाता है यह पर्सन और कोई नहीं क्राउन प्रिंस था। फिर हमें बताया जाता है क्राउन प्रिंस ही असली ओनर है मास्टर ऑफ ब्लैंक के गिल्ड का, और वही पूरी गिल्ड को चलाता है। जब कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तभी मास्टर ऑफ ब्लैंक बोलता है सर आपने जो कहा वो मैं कर सकता हूँ, बट ये मैं तभी कर सकता हूँ जब आप मुझे एक परफेक्ट मेथड लाके देंगे उस औरत को रास्ते से हटाने का। फिर मास्टर बोलता है मैं पूरे एम्पायर में एक ऐसा रयूमर फैला दूंगा कि यहाँ पे एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अभिशाप कर सकता है जिसको भी वो हिट करता हो। फिर हम ये भी रूमर्स फैला देंगे कि जो देविका है उसने एक बार लॉक के साथ कांटेक्ट किया और वो बेचारी अनजान देविका वो एक वुडू डॉल को क्रिएट करेगी। तभी जो क्राउन प्रिंस है वो बोलता है एक वुडू डॉल तो हम उसको कैसे यूज में ले सकते हैं। फिर वो मास्टर सोचता है अपने मन में कि अगर मैं इनको सारे क्लूज भी दे दूं तब भी ये समझ नहीं पाएंगे। फिर वो मास्टर समझाता है सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा जब देविका पनिश की जाएगी ब्लास्फेमी के लिए। एंड वेट अब मैं आपको बता दूं वॉर लॉक वो पर्सन होते हैं जो काला जादू टोना परफॉर्म करते हैं, और ब्लास्फेमी का मतलब कोई भी ऐसा रिचुअल करना जिससे किसी गॉड या रिलीजन को ठेस पहुंचे। तो आप कंफ्यूज मत होना। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर जो क्राउन प्रिंस है वो बोलता है ओके तो अब मुझे समझ में आया, अगर ऐसा हुआ तो जो पूरी सेमर फैमिली है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। जितनी भी सेंटेंस है उनके सामने, और मेरा काम भी हो जाएगा और जो देविका है वो भी रास्ते से हट जाएगी। फिर क्राउन प्रिंस बोलता है जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था। इसके बाद वो मास्टर को पेमेंट कर देता है मैंने कुछ लैंड और एडिशनल गोल्ड भी इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिया है जो कि तुम्हें चाहिए था। फिर वो मास्टर बोलता है मैं कम से कम उस औरत को जेल के ट्रायल में तो डाल सकता हूँ। तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे वही कैट वाला स्टैम्प लगा देता है जो कि वह तभी यूज करता है जब वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। फिर क्राउन प्रिंस बोलता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे अलग अलग स्टम्प्स यूज करते हो अपने मूड के हिसाब से, तो ये जो तुम्हारा टेस्ट है ये सरप्राइजिंगली थोड़ा चाइल्डिश नहीं लगता। फिर वो मास्टर बोलता है कि आपको नहीं लगता ये जो स्टैम्प है ये मेरी कैट से मिलता है। यह सुनके जो क्राउन प्रिंस है वो बोलता है तो तुम भी मजाक करना जानते हो क्या? तुम इस स्टैम्प का मुझे मतलब बता सकते हो क्योंकि इस बिल्ली की जो टेल है वो कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं है। हाँ, अगर आपको यह जानना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 10 गोल्ड लगेंगे। बट आपसे मैं सिर्फ 9 गोल्ड और 99 सिल्वर टेल्स लूंगा क्योंकि इस वक्त मैं एक अच्छे मूड में हूँ। वैसे भी मैं एक सिल्वर टेल तो माफ कर ही सकता हूँ क्योंकि मैं माय हाइनेस के साथ डील कर रहा हूँ। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बोलता है अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, भूल जाओ इसको। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें देविका को दिखाया जाता है। देविका अपने मन में कहती है वो जो क्राउन प्रिंस है एक वही एकलौता पर्सन है जो मास्टर से ऐसे घुल मिल के बात कर सकता है, और उस प्रिंस के अंदर तो कोई खास टैलेंट भी नहीं है सिवाय उसके औजार के अलावा। बट फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी तो कुछ ज्यादा ही है, और इस नोवेल के अंदर क्राउन प्रिंस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कुछ भी नहीं है अगर जो मास्टर ऑफ ब्लैंक है
वो उसके साथ ना हो तभी उसे एक आइडिया होता है। फिर वो अपने मन में कहती है, आखिर ये किसने कहा कि मैं उस ब्लैंक के गिल्ड का यूज नहीं कर सकती। इस मोमेंट पे मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि ट्रस्टवर्दी हो। तो क्या होगा अगर मैं मास्टर सर ऑफ ब्लैकी के साथ हाथ मिला लूं। वो एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए, और मैं जो कुछ नहीं कर सकती लेकिन मेरे पास बहुत सारा पैसा है। फिर तो ये एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर किसी भी तरीके से मुझे मास्टर की हेल्प मिल गई। फिर सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद का अथरा डिस्ट्रिक्ट में। देविका अपने मन में कहती है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेवलपमेंट में चल रही है? फिर तो यह बहुत ही ज्यादा कमाल की लगेगी जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। और देखा जाए तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस है अगर मुझे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो तभी उनका एक सर्वेंट बोलता है, हम पहुंच चुके हैं लेडी देविका। फिर देविका मन में कहती है, अभी तक इस जगह पाई इतना नाम नहीं हुआ और कितने लोग इस जगह को जानते भी नहीं, बट यही वो जगह है जहाँ पे पहली बार पिंक डायमंड को लाया गया था, और या मैं यूँ कहूँ कि बनाया गया था। जल्दी पूरे कैपिटल के अंदर यह जगह बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। इसका मतलब जल्दी यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बसने लग जाएंगे। तभी देविका का स्वागत किया जाता है अंदर, लेकिन वो जो सर्वेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये लेडी देविका है जो कि सबको बुली किया करती है। फिर देविका उनसे पूछती है, हे मैनेजर बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है तुमसे उस पिंक डायमंड के बारे में। तब एक पर्सन वहाँ पे आता है और देविका से बोलता है, मुझे माफ करिएगा माय लेडी, चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। फिर देविका अपने मन में कहती है, अरे नहीं, मुझे एक पासवर्ड कहना होगा पहले जिसको जो मैनेजर है वही सुन सके। मुझे यहाँ पे एक डील करनी है उस गोल्डन ड्रैगन के 7th फैक्ट से। फिर वो पर्सन भी अपने मन में बोलने लगता है, डैम इट, आखिर में किस मुसीबत में फंस गया। फिर वो पर्सन बोलता है, लेडी मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर गोल्डन ड्रैगन है। देविका मन में कहती, चलो फाइनली ये काम कर गया। वो मन में कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ज्वेलरी शॉप डायरेक्टली कनेक्टेड होगी ब्लांके से। तो अब तक ये जो हमने देखा वो हमें देविका बता रही थी कि वो कैसे यहाँ तक पहुंची। तो यहाँ से हमें आगे का सीन देखने को मिलता है। फिर जो मास्टर ऑफ ब्लैंक है वो अपने मन में सोचता है, यह तो जैकपॉट लग गया, मेरा लक तो इंसेन है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि खुद लेडी देविका मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आएगी। फिर देविका मन में कहती है, कम ऑन, सब ठीक है, मैं खुद को वीक नहीं दिखा सकती इसके सामने और मुझे फिर से बोरिंग लाइफ नहीं बितानी है। तभी वो मास्टर का कैट देविका के पास आ जाती है और उसको सूंघने लगती है। ये देखकर देविका अंदर ही अंदर बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है कि जो कैट है उसे देविका की स्मेल बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो उसके साथ खेलने लगती है, उसको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखती है। और ये देख के जो मास्टर है और जो देविका है दोनों के दोनों ही एकदम हैरान हो जाते हैं और एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर देविका अपने मन में कहते, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरे पास एक कैटनिप थी जिसकी स्मेल इस कैट को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और जिनको नहीं पता, कटनीप एक प्लांट होता है जिसकी स्मेल कैट्स को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। तभी जो मास्टर है वो कहता है, आइए लेडी देविका यहाँ पर बैठिए। फिर वह अपने कैट को बुलाता है, कुकी कम हियर। फिर देविका अपने मन में कहती है, क्या कितना क्यूट नेम है इस कैट का। मास्टर पूछता है, लेडी देविका आखिर आपने इसके साथ क्या कर दिया? मैं इसको ये नहीं दिखा सकती कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरी इस वक्त बहुत ही ज्यादा फट रही है और बहुत वक्त से मैं आज के लिए तो खुद को तैयार कर रही थी। फिर वो मास्टर से बोलती है कि तुम मुझे 99 गोल्ड दो अगर तुम्हें ये जानना है। तो ये सुन के मास्टर बोलता है, यूजुअली जो अमाउंट होता है वो 100 गोल्ड होता है, बट अब जब ये एक रिक्वेस्ट है तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे सकता हूँ। फिर देविका उसे देखकर अपने मन में बोलती है, मैंने सोचा था कि ये थोड़ा पतला और अनअट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बट अब जब मैं इसको देख रही हूँ, इसके इतने बड़े बड़े शोल्डर्स, ऐसे बड़े शोल्डर्स तो शोल्डर्स के भी नहीं होते, और ये तो मेरी सोच से भी जड़ा यांग दिख रहा है। और ये तो मैजिक का भी यूज करना जानता है। आखिर ये पर्सन कितन कमाल का है। तभी मास्टर बोलता है, लेडी देविका आप मेरी पहली क्लाइंट हो जिसने मुझे क्यूरियस कर दिया है। मेरा अपने ड्यूटी से थोड़ा ध्यान हट गया और मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक इन्फॉर्मर हूँ, तो पहले तो मुझे माफ कर देना। देविका अपने मन में कहती है, कम ऑन देविका, एकदम सख्त एक्ट कर, तुझे वीक नहीं दिखना
फिर मास्टर बोलता है, तो आखिर क्या रीजन हो गया कि लेडी देविका को यह आना पड़ा? पहली इंक्वायरी, मुझे एक पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका नाम सात्विक है। फिर मास्टर बताता है, सात्विक जो यहाँ के लोकल लॉर्ड है उनका बड़ा बेटा है, जिसके पास वेस्टर्न बॉर्डर की डायरेक्टरी है। और उसके बारे में कुछ खास बातें यह है कि उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा वेल्थी है, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा सिल्वर कॉपीज हैं जो कि लास्ट ईयर माइनिंग पे मिले थे वेस्टर्न बॉर्डर्स के साइड पर। देविका कहती है, क्या वेस्ट? फिर हमें देविका बताती है कि सिमर फैमिली का जितना भी लैंड और कैपिटल है वो सब ईस्ट में है, और जो सात्विक है वो तो वेस्ट में रहता है। फिर देविका कहती है, ऐसा लगता है कि बेलेक ने अच्छे से सोच रखा था कि मैं उस परवर्ट के साथ शादी करके वेस्ट में चली जाऊं और सेमर फैमिली में दोबारा कदम ना रखूं, वो रास्कल। फिर देविका मनी मन बेलेक को बहुत ही ज्यादा गालियां दे रही होती है। फिर देविका मास्टर से कहती है, मुझे इस तरह के सिंपल फैक्ट्स नहीं जानने हैं, मुझे उसकी वीकनेस जाननी है। फिर मास्टर कहता है, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है ताकि उसके अगेंस्ट कुछ कर सके तो उसके आगे बोलने से पहले देविका उसे बहुत सारे जेम्स और डायमंड्स की पोटली थमा देती है। तुमने नहीं सोचा था ना कि मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकती हूँ? फिर वो मन ही मन सोचती है, पहला जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मुझे कुछ ज्यादा ही सख्त एक्ट करना पड़ेगा इसके सामने। फिर देविका बोलती है, अगर तुम प्रूफ कर सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो मैं तुम्हें मेरी वेल्थ प्रूफ करूंगी। फिर देविका सोचती है, अगर मैं उसको ये पैसे दे ही रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा कूल तो एक्ट करना ही चाहिए। और सोचती है, तो अब बताओ कैसा लगा उस नल्ले क्राउन प्रिंस से? तो मैं बहुत ही ज्यादा बेटर हूँ, तो अच्छा रहेगा तो मेरे से ही डील करो। फिर वो मास्टर बोलता है, अब जब आप मुझे इतना कुछ दे ही रही है तो मुझे भी कुछ आपको अच्छा शो करना पड़ेगा। वो कहता है, आखिर कौन ऐसा पर्सन होगा जिसकी पॉकेट में से गंद नहीं निकलेगी जब उसकी पॉकेट को वो उल्टा करेगा? फिर देविका कहती है, हाँ, सॉरी, पका से सात्विक के अंदर भी कोई गंदगी होगी। और वह मन ही मन कहती है, इसकी स्माइल को तो देखो, मैं बैट लगा सकती हूँ कि तुमने ऐसा चेहरा तब भी बनाया था जब तुमने देविका को मोनेस्ट्री में भेजा था नोवेल के अंदर। फिर वो सोचती है, यह बहुत ही सरदर्द होता अगर यह मेरा दुश्मन होता तो, बट यही एक ऐसा लौटा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा रिलायबल होगा अगर वो मेरी साइड में रहता है। तो फिर लेडी देविका बोलती है, मेरी सेकंड इंक्वायरी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी तरह नोबिलिटी का स्टेटस पा सकूं और मुझे कोई टाइटल मिल पाए? फिर मास्टर बोलता है कि मनी कुछ भी बाय कर सकती है, भले ही वो नोबिलिटी टाइटल क्यों ना हो। फिर वो पूछती है, कितना कितना पैसा लगेगा? मास्टर बताता है, प्राइसेस अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइटल चाहिए, एंड आल्सो जो सेलर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्राइस पे वो टाइटल बेच रहा है। आफ्टर ऑल जो नोबल टाइटल है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है। देविका मन में सोचती है, डम इट, ये तो डील को मुश्किल बना रहा है और मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं एकलौती पर्सन नहीं होंगी जिसको टाइटल चाहिए। फिर वो पूछती है, मैं जो बैरन टाइटल है उसका एवरेज कॉस्ट जानना चाहती हूँ। फिर मास्टर बताता है, अगर बात करी जाए इस लोअर नोबिलिटी टाइटल की तो वो एक पेपर में लिख के देविका को दे देता है। तभी देविका एकदम शॉक हो जाती है वो देख के, क्या 10 मिलियन? ये देख के उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। फिर वो कहती है, हाँ, मुझे लगा था कि एक टाइटल कम से कम 1 मिलियन का तो हो गई, बट ये तो कुछ ज्यादा ही है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? हाँ, मुझे पता है कि मेरी पास्ट लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन शायद इसमें तो हो सकता है ना। मैं उस गधे के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। फिर उस अमाउंट को देखकर देविका बोलती है, क्या ये इतना भी जड़ा नहीं है? तभी बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। फिर देविका बोलती है कि इतना पैसा निकालना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम एक ऐसा प्रेशियस नेकलेस ऑन करते हो जिसकी वर्थ पूरे कैपिटल में जितने भी हाउसेस हैं उनके बराबर हो। फिर देविका बोलती है, अब जब हम इसके बारे में बात ही कर रहे हैं तो मेरी थर्ड इंक्वायरी वो यह है, मैंने सोचा था कि मैं अभी इसे ना बेचूं क्योंकि जो मेरे फादर है वो इससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची। वो मास्टर को कहती है, ये जो पिंक डायमंड है मैं इसको एक्सचेंज करना चाहती हूँ गोल्ड के बदले। ये सुन के मास्टर एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना था आपने हंगर स्ट्राइक कर दी थी इसके चक्कर में, और तो और खुद को नुकसान भी पहुंचाया था सिर्फ इस पिंक डायमंड को पाने के लिए। तो क्या अब आप अपना मन बदल रहे हैं? फिर देविका बोलती है कि तुम सिर्फ एक इन्फॉर्मेंट हो तो तुम्हें इसके अलावा और किसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वो कहती है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं
तो तुम्हें पहले मुझे गोल्ड देना पड़ेगा जैसे तुम दूसरों से मांगते हो, फिर मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगी। यह सुन के मास्टर एकदम क्रीपी स्माइल देता है। वो कहता है, माफ करना माय लेडी, मैं फिर से भटक गया था, मैं दोबारा से आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन देविका को अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। देविका अपने मन में कहती है, हाँ मुझे पता है कि ये मास्टर ऑफ बैलेंके है, बट आखिर ये मेरा बिगाड़ ही क्या सकता है। आखिर मैं ड्यूक की बेटी जो हूँ, बट मुझे एकदम टफ एक्ट करना ही पड़ेगा इसके सामने, क्योंकि यह एक ऐसा पर्सन है, अगर इसने मेरे अंदर कोई भी वीकनेस देख ली तो ये उसका पूरा एडवांटेज उठाएगा। मास्टर कहता है, तो फिर क्या आप इस पिंक डायमंड से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो भी ड्यूक की पीठ पीछे। फिर देविका कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर मास्टर बोलता है, देखा जाए तो ये जैम बहुत ही ज्यादा फेमस है पूरे ब्लू मंडे में, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स भी आ सकते हैं बाहर मार्केट से, और आपके फादर को भी पता लग सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा रास्ता भी है जिससे आप इस पिंक डायमंड को आसानी से बेच भी सकते हैं और आपके फादर को भी बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर देविका एकदम खुश हो जाती है और वो बोलती है, यस यही तो मुझे सुनना था। तभी मास्टर बोलता है, एक 50 से 50 स्प्लिट करते हैं। ये सुनते ही देविका के सारे सपने चूर हो जाते हैं। वो कहती, क्या अब तुम उससे ये मत कहना कि तुम्हें इस पिंक डायमंड का आधा प्राइस चाहिए। फिर वो मास्टर बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ माय लेडी कि अब हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं। देविका को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सुन के वो कहती है, आखिर ये बंदा किस टाइप का ठग है। अब हम ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो 50 कमेंट्स एंड 150 लाइक्स करवा देना। बाय।